जय जोहार साथियों। दोस्तों यहाँ पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं पूरी तरीके से 5वीं अनुसूची के बारे में, यानी जो आदिवासी समुदाय को पूरा पावर दिया गया है संविधान के द्वारा, उसके बारे में पूरा डिटेल में हम यहाँ पर बात करेंगे। और ये जो शक्तियाँ हैं जो दी हुई है, ये ठीक उसी तरीके से है जैसे कि महाराणा प्रताप के लिए उनका भाला जितना महत्वपूर्ण था और छत्रपति शिवाजी के लिए उनकी जो तलवार और कटार जिस तरीके से इनका महत्व है, उसी टाइप से एक आदिवासी समुदाय के लिए 5वीं अनुसूची उतनी ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये है कि जब से लागू हुई तब से इसका खुला उल्लंघन हो रहा है। राज्य पूरी तरीके से इसका उल्लंघन करने का कोशिश करता है, उल्लंघन करता है। ठीक है, क्यों? सिंपल सा फंडा है कि यदि आपको आपके बारे में कोई चीज आपको पता नहीं है या फिर आपके पास में कोई वस्तु रखी हुई है तो वो आपको नहीं पता है कि वो आपकी वस्तु है, तो कोई भी उठा के ले जाएगा। ठीक, कोई भी कैसे भी इस्तेमाल करेगा। यदि आपको ये पता चल जाए कि हाँ ये वस्तु आपकी है तो फिर वहां पर कोई दूसरा हाथ नहीं लगा सकता है। ठीक है, इसी टाइप से यहाँ पर जो पावर यहाँ पर दी गई है, ठीक है, आदिवासी कम्युनिटी के लिए, समुदाय के लिए, अपनी भाषा, संस्कृति और जो भी अपने लिए हितकारी है, जो अपनी सुरक्षा के लिए या फिर अपने विकास के लिए जरूरी है, वो सारी शक्तियां यहाँ पे दी है। चलिए तो यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट पूरा एक एक अधिकार के बारे में जानेंगे। ठीक है, बस ये कि इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना, शुरुआत से लेकर एंड तक, और जितना ज़्यादा हो सके इसको शेयर भी करना है। और बाकी आप नए वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहली बात आती है कि यह क्या है, जो 5 शेड्यूल है, ये 5 शेड्यूल है क्या, 5वीं अनुसूची क्या है। ठीक है, अब यहाँ पर जाने तो ये जो 5वीं अनुसूची है, सिंपल बोले तो ये क्या है, अधिकारों का एक बंडल है। ठीक है, अधिकारों का एक लिस्ट है जो आपको दिया गया है। ठीक है, अब क्या है यहाँ पर तो देखो क्या है, तो 5वीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों एवं जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित है। ठीक है, क्या है 5 शेड्यूल, 5वीं अनुसूची क्या है, तो यहां पर क्या है कि अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित है। मतलब ये आपको अधिकार देता है कि आप अपने क्षेत्र में प्रशासन कर सकते हैं, वहां का देखरेख कर सकते हैं, वहां की जो सारी जो संपत्ति वगैरह है जो भी है, ठीक है, कौन कौन से सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, उन पर अधिकार पूरी तरीके से किसका है, आपका है। ठीक है, इसमें ना तो कोई सांसद या फिर ना कोई नेता और ना ही कोई अधिकारी हस्तक्षेप कर सकता है। ये पूरा प्रावधान दिया गया है, लेकिन दिक्कत ये है कि नहीं पता है, जिसकी वजह से इसको सही तरीके से इंप्लीमेंट नहीं करते हैं, इस अधिकारों का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो जान लीजिए सही तरीके से। और यहां पर देखें तो दूसरे नंबर पे आता है अधिकार। ठीक है, अब अधिकार कौन कौन से हैं, आपको इतना तो मालूम पड़ गया कि इस अनुसूची में आपको सारे अधिकार दिए हैं, किसके, प्रशासन करने के, मतलब वहां की व्यवस्था वगैरह संचालित करने के, वहां के देखरेख के। ठीक है, वहां दूसरा कोई हाथ नहीं लगाएगा, उसका नियंत्रण करने का, उसका मैनेजमेंट करने का। ठीक है, लेकिन वो अधिकार है कौन से, क्या है, वो यहां पर देख लो। ठीक है, अब इसके अंतर्गत दिए गए अधिकार यहां पर बता रहा हूं। सबसे पहले यहां पर देखें, भाषा, संस्कृति, परंपराएं तथा जल, जंगल एवं जमीन की सुरक्षा के अधिकार दिए गए हैं। मतलब यहां पर जितनी चीजें लिखी है इन पर पूरी तरीके से आपका अधिकार है, आप हम सबका अधिकार है। ठीक है, तो यहां पर भाषा की सुरक्षा करना, संस्कृति को बनाए रखना और अपनी जो पुरानी परंपराएं हैं उनको डेवलप करना, फिर से विकसित करना, और बाकी जल, जंगल और जमीन पर जो अधिकार है वो किसको दिया गया है, तो वो आदिवासी कम्युनिटी को दिया गया है, मतलब आदिवासियों को दिया गया है। ठीक है, अब यहां पर ये सब कुछ ये संविधान में लिखी हुई बातें हैं। ठीक है, मौखिक बोली हुई बातें नहीं। ठीक है, जब संविधान बना था तो ये पहले से ही लिख दिया गया था, लेकिन आज तक ये बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो समाज सेवी संगठन से जुड़े हैं, बहुत अच्छी तरीके से काम भी करते हैं, लेकिन दिक्कत यहाँ पर ये है कि इनका नॉलेज नहीं होने की वजह से वो 2 लोगों के सामने, अधिकारियों के सामने बोल नहीं पाते सही तरीके से। और जिसको इनका संविधान का जो अधिकार है और ये सारे सब कुछ नॉलेज हैं, ठीक है, जो संविधान में दिए हैं, जिसको भी ये नॉलेज है वो अधिकारी के सामने कभी डरेगा नहीं, कभी सहमाएगा नहीं, वो बेधड़क बोलेगा। वहां पे अधिकारी को डरना पड़ेगा, उससे अधिकारी से वो नहीं डरेगा। ठीक है, तो यही गए। अब आपने कई बार देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको नॉलेज है और बेधड़क बोलते भी हैं, लेकिन 90% लोग ऐसे हैं जिनको नहीं पता है। ठीक है, तो जरूरत है ये सब कुछ जानने की। ठीक है, अपनी जो पावर है उसको बढ़ाने की। तो ये सब कुछ यहाँ पे है, अधिकार क्या है ये जान लिए। ठीक है, अब यहां पर फिर बात आती है कि 5 शेड्यूल मतलब 5वीं अनुसूची के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण आर्टिकल दिया हुआ है। ठीक है, अनुच्छेद आर्टिकल ये 244(1), ठीक है, क्लोज 1 दिया हुआ है। तो अब यहां पर 244(1) में जो बात बोली गई है या फिर जिसके बारे में लिखा गया है वो क्या है ये देखें। तो आर्टिकल 244(1)
अब इसमें भाग अलग अलग बने हुए हैं, तो भाग A3 मतलब यहाँ पे भाग A3 अलग अलग भाग है, ठीक है। भाग A3 में क्या कहा गया, सिंपल बोलो तो अनुच्छेद 244(1) में क्या कहा गया है, तो उसमें एक बात बोली गई है जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि इनकी ये जो सारी जो शक्तियां हैं, इन पर निगरानी किसकी रहती है, ये मतलब इन शक्तियों की देखरेख कौन करेगा, ठीक है। जो बड़े लेवल पे रहेगा, कोई मान लो मंत्री टाइप से है, या फिर कोई अधिकार जो मतलब एक ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पास सारे अधिकार होंगे और वो उसका देखरेख करेगा। सिंपल है कि एक पूरी कॉलोनी है, उसका कोई चौकीदार है, उस चौकीदार क्या, उसका काम क्या है, उसका देखरेख करना, उसको संभालना, ठीक है। जो कमी पेशी है उसको ऊपर रिपोर्ट देना। तो यहां पर क्या है कि इसमें यह बोला गया है कि 244(1) में इसमें राज्यपाल रिपोर्ट तैयार करेगा हर वर्ष, किसकी, अनुसूचित क्षेत्रों एवं जनजातियों के लिए जो भी कमी पेशी है, ठीक है, क्या परिवर्तन क्या करना है, क्या विकास करना है, इनके अधिकार को और किस तरीके से डेवलप करना है, वो है। तो राज्यपाल इनकी रिपोर्ट पूरी तैयार करेगा हर वर्ष, प्रति वर्ष का मतलब होता है हर वर्ष, ठीक है, और ये राष्ट्रपति को सौंपेगा। प्रति वर्ष राज्यपाल का ये काम है कि हर वर्ष एक रिपोर्ट तैयार करें और राष्ट्रपति को वो सौंपे। कौन सी रिपोर्ट, किससे जुड़ी हुई रिपोर्ट, तो यहां पर जितनी भी संस्कृति परंपराएं वगैरह सब कुछ दिया हुआ है, इनसे जुड़ी हुई रिपोर्ट। इसमें कहीं से कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं, या फिर किस तरीके से इसको डेवलप कर सकते हैं, वो सब कुछ उसको लेकर, ये प्रशासन और नियंत्रण को लेकर सारी रिपोर्ट वो सौंपेगा, राइट। अब लेकिन वास्तव में ऐसा यहाँ पे रिपोर्ट जाती भी है, लेकिन मतलब एक प्रकार से नॉर्मली किस्मत बना के दे देते हैं, ठीक है। वास्तविकता क्या है उससे थोड़ा सा दूर है। अब यहाँ पर क्या है, फिर यहाँ पर देख रहे तो 5वीं अनुसूची के क्षेत्र कौन कौन से हैं, मतलब यहाँ पर ये है कि जब ये अनुसूची लागू हुई 5वीं, तो ये किन किन राज्यों में लागू हुई, ठीक है। जो आदिवासी कम्युनिटी है वहां पर किन किन क्षेत्रों में लागू है, तो सबसे पहले यहां पर देख ले, सबसे पहले यहां पर मैप में देखें, सबसे पहले ऊपर आपको मिलेगा हिमाचल प्रदेश। कौन सा है, हिमाचल प्रदेश दिख रहा है। तो हिमाचल प्रदेश के बाद में फिर इधर आएंगे तो राजस्थान मिलेगा, राजस्थान से नीचे आएंगे तो गुजरात मिलेगा, और गुजरात के इधर की साइड बढ़ेंगे तो मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के नीचे की साइड देखो तो महाराष्ट्र मिलेगा। मैं वो राज्य बता रहा हूं जहां पर 5वीं अनुसूची लागू है। 5वीं अनुसूची के क्षेत्र कितने हैं, टोटल कितने हैं, 10 राज्य हैं। कितने राज्य हैं, 10 राज्य, ठीक है। अब 10 राज्यों में ये लागू है, ठीक। अब यहां पर गुजरात, महाराष्ट्र ये देख लिया, मध्य प्रदेश देख लिया, और मध्य प्रदेश से थोड़ा सा उधर की साइड जाओ तो आपको छत्तीसगढ़ दिखेगा, और उससे थोड़ा सा ऊपर की साइड जाओ तो झारखंड आपको मिलेगा। झारखंड से थोड़ा सा नीचे की साइड आओ तो आपको उड़ीसा मिलेगा, और उड़ीसा से वो थोड़ा सा आओ नीचे तो तेलंगाना मिलेगा, तेलंगाना से नीचे आओ तो क्या मिलेगा, आंध्र प्रदेश मिलेगा। तो यहां पर ये जो सारे के सारे राज्य वो हैं जहां पर शेड्यूल 5 लागू है, ठीक है, 5वीं अनुसूची लागू है। क्लियर है। तो इस तरीके से यहां पर ये सारे के सारे क्या है, कितने राज्य हैं, 10 राज्य हैं। अब हम यहां पर बात करते हैं एमपी की। एमपी में ऐसे कितने जिले हैं जहां पर ये जो शेड्यूल 5 है ये लागू है। कहां कहां पर लागू है, किन किन जिलों में लागू है, तो देख लो यहां पर ये 2 तरीके से एमपी में लागू किया गया है। एमपी में हर जगह 2 तरीके से ही लागू है, एक पूर्ण रूप से, एक आंशिक रूप से, ठीक है। इसका मतलब ये है कि कोई ऐसा क्षेत्र है जहां पर पूरी तरीके से लागू है, पूरे क्षेत्र में वो लागू है, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर आधे क्षेत्र में लागू है, आधे क्षेत्र में लागू नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जांपल समझ लें कि झाबुआ जिला है, तो यहां पर ये पूर्ण रूप से लागू और आंशिक रूप से लागू। इसमें झाबुआ सबसे पहले आ जाएगा, झाबुआ, ठीक है। उसके बाद में फिर यहां पर आ जाएगा अलीराजपुर, ठीक है। उसके बाद फिर यहां पर आएगा बड़वानी, ठीक है, बड़वानी। उसके बाद फिर यहां पे आएगा मंडला और डिंडोरी, और क्या आएगा, मंडला और फिर क्या आएगा, डिंडोरी। यहां पे ऊपर लिख दे रहा हूं, डिंडोरी, ठीक है। तो ये कितने यहां पर राज्य, कितने जिले हैं जहां पर पूरी तरीके से लागू है, मतलब पूरे पूरे जिले में लागू है। तो ये जो 5वीं अनुसूची है, एमपी के जिले कितने हैं, तो यहां पर 1 2 3 4 5, तो 5 जिलों में पूरी तरीके से लागू है, पूर्ण रूप से लागू है, ठीक है, पूर्ण रूप से। कहां पर, झाबुआ में, अलीराजपुर, बड़वानी, मंडला और डिंडोरी में, ठीक है। बाकी आंशिक रूप से लागू कहां पर है, तो ये देख लो थोड़ा सा। तो आंशिक रूप से लागू है, यहां पर देखो, यहां पर है धार, उसके बाद खरगोन, खंडवा, रतलाम, बैतूल, सिवनी, ये सब कुछ यहां पे देखते जाओ, ठीक है। मैं साइड में यहां पे हट जाता हूं, आप यहां पे देखते जाओ। मैंने यहां पे सबसे पहले क्या बताया है, एक धार है, उसके बाद खरगोन है, फिर खंडवा, रतलाम, बैतूल है, सिवनी है, बालाघाट, होशंगाबाद, शहडोल, उमरिया, श्योपुर, उसके बाद आएंगे छिंदवाड़ा, सीधी, अनूपपुर और बुरहानपुर। तो इतने यहां पर राज्य हैं ये वाले, ठीक है, मतलब इतने यहां पे ये जिले हैं, ठीक। इन जिलों में, एमपी के इन जिलों में आंशिक रूप से लागू है। मतलब एक जिला मान लो से कि यहां पे ये लिखा है धार, ठीक है, धार,
तो धार के पूरे धार जिले में लागू नहीं है, कहीं पर लागू है कहीं पर नहीं है, ठीक है, मतलब आधे में लागू है आधे में नहीं है। इस तरीके से यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे क्या बोला है, आंशिक रूप से लागू है, ठीक है, कुछ कुछ क्षेत्र में लागू है, पूरे जिले में नहीं है। बाकी यहाँ पर यहाँ पे पूर्ण रूप से लिखा, मतलब इनमें पूरे जिले में लागू है। क्लियर रहता। चलिए, तो अब यहाँ पर इतना क्लियर हुआ है। अब यहाँ पर देखें आगे, और अगला वाला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, थोड़ा सा उसको जान लें। लेकिन हाँ, उससे पहले आपको इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल कर देना है, ठीक है। अब इसी टाइप के नॉलेजेबल वीडियो आपको कंटिन्यू मिलते रहेंगे टाइम से, क्योंकि बहुत ज़्यादा जरूरी है कि हम अपने कम्युनिटी के लिए, अपने समुदाय के लिए जो नॉलेज पावर है उसको थोड़ा सा इंक्रीज करें, थोड़ा सा बढ़ाएं उसको, ठीक है। और ये हर किसी को करना जरूरी है, ताकि नॉलेज जितना ज़्यादा हो सकता है या उतना लो, या फिर मान लो से नॉलेज नहीं है तो फिर वही दिक्कत है, ठीक है, आपके अधिकार कोई और छीन ले जाएगा। क्लियर है। चलिए, तो यहाँ पर इसको सबसे पहले लिखना चाहे तो एक बार लिख लें। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाला बहुत अच्छी तरीके से जानता है, ठीक है। MPPSC SSC ले लो, या फिर जितने भी UPSC UPSC वगैरह ये सब कुछ ले लो, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर एक लास्ट पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, कि ये जो सारी शक्तियाँ हैं, ये सारी जो पावर है, इसमें ये जब लागू हुई तो किसकी निगरानी में ये लागू की गई थी, ये आपको मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले खास करके याद रखना है कि ये राज्यपाल की निगरानी में ये जो 5वीं अनुसूची है इसको लागू किया गया था, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ये मेन पॉइंट सारे बता दिए मैंने, जितने भी यहाँ पर थे, ठीक है। ये एक प्रकार से अवेयरनेस फैलाने वाला वीडियो भी है, मतलब एक प्रकार से जागरूकता है और प्लस नॉलेज पावर है, ठीक है। तो इसको इंक्रीजमेंट करें, और बाकी यहाँ पर इस वीडियो को यहाँ पर ही एंड करेंगे, क्योंकि इतनी ही जानकारी है। और उसके बाद में अगली वाली एक वीडियो ऐसी बना होगा जिसमें पूरी डिटेल, बहुत डिटेल में अच्छी तरीके से हर पॉइंट टू पॉइंट आपको नॉलेज मिलेगा, ठीक है। चलिए, बस ये है कि आपको चैनल से जुड़े रहना है और बाकी कंटिन्यू फॉलो करते रहना है।